मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि आपकी जितनी भी लाडली बहनाएं हैं, इन्होंने अपना कर्तव्य निभाया। अब 5 साल कर्तव्य आप लोगों को निभाना होगा, क्योंकि लाडली बहन पर दुख ना आए, उनका परिवार दुखी ना रहे, ये सब बातें आपको सोचना होगा। इलेक्शन कमीशन से सवाल किया है कि जो जैसे मशीन 99% बैटरी वाली सामने आती है, वैसे ही अजीत पवार गुट की जीत होना कैसे शुरू होता है। कांग्रेस की लाज रखे नाना भाऊ पटोले ने, और वो भी बहुत ही कम अंतर से चुनाव जीतते हैं। लेकिन चुनावी रिजल्ट पूरा होने के पहले पूरे महाराष्ट्र में चर्चा फैल जाती कि वो नाना पटोले जी चुनाव हार चुके हैं। तो जितने भी चाहने वाले थे, उन्होंने एकदम बम्पर वोटों से विनोद अग्रवाल जी की जीत दर्ज कराई, और एक इतिहास रचा गया कि यहाँ से भाजपा से कमल निशान से जीतने वाले प्रथम व्यक्ति विनोद जी अग्रवाल जी का नाम लिया जाएगा। आज का वीडियो कुछ विशेष वीडियो लेकर मैं आपके सामने आया हूँ कि जो एक ही वीडियो में आपको जो चुनाव हुआ है महाराष्ट्र में, उसकी पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। कौन कहां से जीता, कितने वोटों से जीता, कितना अंतर रहा, और सबसे बड़ी जीत किसकी, सबकी छोटी जीत किसकी। और जो महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के बाल बाल बचे जो चुनाव हारते हुए, इसका भी आपको विस्तृत हम बताएंगे। लेकिन देवेंद्र फडणवीस जी ने बोला था, मेरा पानी उतरता देख, किनारों पर घर मत बना लेना, मैं समंदर हूं, लौटकर वापस आऊंगा। क्योंकि ये चीज 2019 में भी उन्होंने बोले थे, जो मुख्यमंत्री बनने के एक दिन पहले, और वही बात उन्होंने जो आज दोहराई है। तो इसका मतलब क्या, 26 तारीख को देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, ग्रामीण क्षमता न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है, और मैं हूं दीपक कुथेकर। इस वक्त मैं कुछ बड़ी बड़ी खबरें आपके लिए लेकर आया हूं, क्योंकि लाडली बहनाओं से लेकर लाडली बहनाओं के पति तक, उनके बच्चों से लेकर के आज जो नेता चुनकर आए उन तक की कहानी आपको इस वीडियो में देखने मिलेगी। 25 और कल 25 के बाद 26 तारीख आ रही है, और 26 तारीख अंतिम दिन होता है, क्योंकि इनके 5 साल का कार्यकाल पूरा होता है महाराष्ट्र सरकार का। तो इसके दावेदार साहजिक बात है कि 3 लोग रहेंगे, क्योंकि जो अपने मुख्यमंत्री थे एकनाथ जी शिंदे, अब उनका भी दावा है, क्योंकि वो भी 5 बार चुनाव जीत चुके हैं और वर्तमान में मुख्यमंत्री थे। और उसके बाद अजीत पवार जी, वो भी 6 बार लगातार विधायक बने रहे, और उनको भी डिप्टी सीएम का तो सबसे ज्यादा अनुभव उन्हीं को होना चाहिए, तो वो भी दावेदार हैं। और फिर जो 8 बार विधायक चुन के आने वाले देवेंद्र फडणवीस जी, जो वर्तमान में डिप्टी सीएम थे, तो उनका भी जायज है, क्योंकि अभी पूरी ताकत उन्होंने भाजपा को जिताने के लिए महाराष्ट्र में लगा चुके थे, क्योंकि उनका मकसद था मुख्यमंत्री बनने का। वीडियो की शुरुआत में हम 2 जिले का सबसे पहले रिजल्ट बता देते हैं। जैसा हमारा करीबी होता है भंडारा जिला, और यहाँ होता है गोंदिया जिला, क्योंकि यहाँ पर दोनों जिले की मिलाकर कुल 7 सीटें थी, जिसमें 3 भंडारा की होती है और 4 गोंदिया से होती है। गोंदिया की चारों सीटें महाविकास आघाड़ी को जाती है, और यहाँ से कांग्रेस का पूरा सुपड़ा साफ हो चुका है। केवल एक ही सीट यानी हारते हारते बचा है भंडारा की, कांग्रेस की लाज रखे नाना भाऊ पटोले ने, और वो भी बहुत ही कम अंतर से चुनाव जीतते हैं। लेकिन चुनावी रिजल्ट पूरा होने के पहले पूरे महाराष्ट्र में चर्चा फैल जाती कि वो नाना पटोले जी चुनाव हार चुके हैं। लेकिन अंतिम में जो नतीजा आता है और कितने वोटों से उनकी जीत होती है, हम इस वीडियो में आगे बताएंगे। हम सबसे पहले शुरुआत कर लेते भंडारा की। तो भंडारा में जो पिछली बार निर्दलीय चुनाव लड़े थे नरेंद्र भोंडेकर जी, और चुनाव जीतने के बाद अपने शिंदे सरकार में जाके शामिल हो जाते हैं। अभी इस बार उनको मौका मिलता है शिंदे जी की शिवसेना से चुनाव लड़ने का भंडारा में। तो उनके जो भंडारा में टोटल राउंड थे 32 राउंड में मतगणना पूरी होना था। वहां पर जो कांग्रेस की उम्मीदवार थी पूजा ठाकुर को 38,652 वोटों से यानी भारी अंतर से नरेंद्र भोंडेकर जी हरा देते और अपनी जीत कायम कर लेते। भोंडेकर जी को कुल जो वोटें मिली थी 1,26,516 और जो पूजा ठाकुर जी है उनको 87,864 वोट मिलते हैं। दूसरे क्षेत्र पर आ जाते हैं हम सीधे नाना भाऊ पटोले के साकोली क्षेत्र पर आ जाते हैं।
क्योंकि इनका जब शुरू से ही जो मतगणना काउंटिंग चालू थी तो एकदम बहुत ही कम मतों का अंतर हर इसमें ने टफ फाइट चलते हुए सभी ने देखा है। तो विश्वास नहीं हो रहा था कि नाना पटोले जी इस बार चुनाव जीत सकेंगे, लेकिन उनकी जो किस्मत है बड़ी अच्छी है, इसलिए हमने बोला कि बाल बाल बचे नाना भाऊ चुनाव हारते हारते। केवल उनकी 208 मतों से जीत होती है, क्योंकि 2019 का चुनाव हम देखें तो 6000 कुछ वोटों से जीते थे। और हमने बार बार इस चुनाव के समय में हमने कई वीडियो में बोला है कि इस बार नाना भाऊ भी अपनी सीट बचाना मुश्किल रहेगा, क्योंकि वहां के क्षेत्र का जो माहौल था नाना भाऊ पटोले के खिलाफ ही लोग बहुत ज्यादा बोलते हुए हमें नजर आए थे। उनके साथ में टक्कर थी अविनाश ब्राह्मणकर जी भाजपा से, जिनको 96,587 वोट मिलते हैं, और नाना पटोले जी को 96,795 वोट मिलती है, जिसमें 208 मतों से उनको विजयी घोषित किया जाता है। तीसरी विधानसभा आती है उनको भंडारा जिले की तुमसर से राजू कारे मोरे, राष्ट्रवादी कांग्रेस जो अजित पवार जी की राष्ट्रवादी कांग्रेस है, वहां से वो विजयी होते हैं और 64,305 वोटों से अपनी जीत दर्ज कराते हैं। उन्हें कुल वोट मिलती है 1,35,813। और उनके जो टक्कर में थे चरण वाघमारे जी, जो कांग्रेस पार्टी से थे, उनको 71,508 वोट मिलती है। तो ये भंडारा की बातें हो जाती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं गोंदिया जिले से। गोंदिया विधानसभा क्षेत्र से हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पर होती है 4 विधानसभा, और चारों विधानसभा अपना महायुति भाजपा प्लस महायुति के झोली में चले जाती है, और इस बार यहाँ से कांग्रेस का नामो निशान खत्म ही हो जाता है। वैसे एक बहुत बड़ी बात है कि जो गोंदिया विधानसभा क्षेत्र में आज तक कमल से चुनाव लड़ने वाले विधायक को मौका नहीं मिला था, क्योंकि पहले भाजपा और शिवसेना का गठबंधन था, तो शिवसेना के खाते में जाती थी यहाँ की सीट, जिसमें पहले रमेश कुथे जी विधायक रहे हैं, क्योंकि उनके रहते हुए यहाँ से भाजपा चुनाव नहीं लड़ सकती थी। लेकिन पिछले बार 2019 में गोपाल दास अग्रवाल जी कांग्रेस से छोड़कर भाजपा में जाते हैं, तो उन्हें कमल निशान मिलता है। और जो भाजपा के पुराने व्यक्ति विनोद अग्रवाल जी निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं और वहां भी अपने चाबी संगठन से जीत दर्ज कर देते हैं। तो इस बार उन्हें मौका मिलता है कमल निशान से चुनाव लड़ने का भाजपा से, लेकिन उम्मीद किसी को नहीं थी कि यहाँ से कमल कभी जीता नहीं था और कमल कैसे जीत पाएगा। लेकिन कमाल हो जाता है लाडली बहनाओं का और विनोद अग्रवाल जी के चहेते लोगों का। जो जितने भी चाहने वाले थे उन्होंने एकदम बम्पर वोटों से विनोद अग्रवाल जी की जीत दर्ज कराई, और एक इतिहास रचा गया कि यहाँ से भाजपा से कमल निशान से जीतने वाले प्रथम व्यक्ति विनोद जी अग्रवाल जी का नाम लिया जाएगा। यहाँ पर हम बता दें कि गोपाल दास अग्रवाल 81,404 वोटों पर सिमट चुके थे, क्योंकि 2019 में 75,000 कुछ वोटें उन्होंने लिया था। यहाँ पर विनोद अग्रवाल जी 1,43,012 वोटों से बढ़त बनाते हुए रहे, और जिनकी जो जीत का अंतर हम बताएंगे आपको 61,608 वोटों से विनोद अग्रवाल जी विजय घोषित होते हैं। तिरोड़ा की बात कर लेते तो वहां भाजपा का कब्जा बनाए रखे है विजय रांगडाले जी ने। विजय रांगडाले जी को 1,02,313 वोट मिलती है, और जो जीत का अंतर होता है उनका 42,671 वोटों से विजयी होते हैं। उनके जो टक्कर में जो थे, जिन्हें गुड्डू बोपचे बोलते हैं हम, रविकांत बोपचे जी एनसीपी से थे, शरद पवार गढ़ से वो चुनाव लड़ रहे थे, और उनको गोरेगांव तिरोड़ा सीट पर 2019 में भी उतारा गया था। विजय रांगडाले ने आज भी कायम रखा है कि 2009 से जो भाजपा का कब्जा रहा है तिरोड़ा पर, तो वो कब्जा बरकरार रखे। रविकांत बोपचे को 59,642 वोट मिलती है, और जो जीत का आंकड़ा मैं पुनः आपको बता देता हूँ 42,671 वोटों से विजय रांगडाले जी विजयी होते हैं। उसी प्रकार आमगांव देवरी की हम बात कर लेते हैं, जहां से संजय पुराम जी भाजपा से चुनाव लड़ रहे थे। उनके खिलाफ एक नए कैंडिडेट उतारे गए थे। पहले जो विधायक थे उन्हें टिकट नहीं मिलती है, और वहां से राजकुमार पुराम जी को कांग्रेस से उतारा जाता है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 1,10,113 वोट लेती है,
और कांग्रेस से जो उम्मीदवार थे राजकुमार पुराम जी 77,402 वोट उन्हें प्राप्त होते, जिसमें हम जीत का अंतर अगर देखते हैं तो 32,721 वोटों से संजय पुराम भाजपा से उम्मीदवार की जीत हो जाती है। उसी प्रकार मोरगांव अर्जुनी या उसको अर्जुनी मोरगांव विधानसभा हम बोल सकते हैं, वहां पर राजकुमार बडोले जी जो एनसीपी से उम्मीदवार थे तो उन्होंने वहां पर जीत हासिल किया है, जिन्हें 81,555 वोट मिले हैं। और उनके साथ में जो चुनाव लड़ रहे थे दिलीप बंसोड़ जी को कांग्रेस से उतारा गया था, उनको 65,256 वोट मिलती है। और जो पूर्व विधायक थे जिन्हें राष्ट्रवादी कांग्रेस अजीत पवार गुट ने टिकट नहीं दिया, वो अपना बच्चू कडू जी के टीम से चुनाव लड़ते हैं और उनको मात्र 15,264 वोटों पर समाधान करना पड़ता है। तो अर्जुनी मोरगांव से बडोले जी 16,599 वोटों से अपनी जीत दर्ज कर लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इस चुनाव में पूरे महाराष्ट्र में सबसे बड़ी जीत किसकी और सबसे छोटी जीत किसकी होती है, क्योंकि सबसे बड़ी जीत अगर देखा जाएगा तो सिरपुर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के उम्मीदवार थे काशीराम पवारा, उनको 1,45,944 वोटों से जीत मिलती है। और उसी प्रकार हम सोचते हैं कि सबसे छोटी जीत किसकी होती है, तो मालेगांव सेंट्रल से AIMIM के मोहम्मद खलीक केवल 75 वोट से अपने चुनाव में विजय प्राप्त करते हैं। अब हम मराठवाड़ा से हम बात कर ले, जहां पर अजीत पवार जी की टीम चुनाव लड़ती है, उस क्षेत्र से स्वरा भास्कर जी ने आरोप लगाया कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन से सवाल किया है कि जो जैसे मशीन 99% बैटरी वाली सामने आती है, वैसे ही अजीत पवार गुट की जीत होना कैसे शुरू होता है, ये संभव कैसे है कि चुनाव के दिन भर ईवीएम मशीन चालू रहती है, उसका इस्तेमाल किया जाता है, फिर स्ट्रांग रूम में रखा जाता है और 3 दिन के बाद केवल 1% बैटरी का उतरना, ये किसी के भी समझ में नहीं आता है। लेकिन यहाँ हम ईवीएम को दोषी इसलिए नहीं बोल सकेंगे कि यहाँ का चुनाव एकदम क्लियर दिख रहा है, जो लाडली बहनाओं ने पूरा समर्थन देकर के भाजपा को जिताने में पूरी मदद किया है। और दूसरा वही चला है जो हिंदू कार्ड है, हिंदू कार्ड इनका जमते चला और प्लस लाडली बहनाओं के कारण एक तरफा भाजपा की महायुति की जीत दर्ज हुई है। झारखंड और महाराष्ट्र का चुनाव समाप्त होने के बाद 2.5 से 3 महीने में दिल्ली विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होता है, तो वहां पर अभी से चुनावी हलचल तेज हो गई है और आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी ने अपने 11 उम्मीदवारों की जो यादी है जाहिर कर दिया है। अच्छा हुआ कि महाराष्ट्र में अरविंद केजरीवाल जी चुनाव नहीं लड़े, उन्होंने दोनों विधानसभा क्षेत्र में चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया था। ये तो हरियाणा की तरह यदि यहाँ आम आदमी पार्टी लड़ती और कांग्रेस इतनी पिछड़ती तो पूरा दोषी आम आदमी पार्टी को यानी अरविंद केजरीवाल को माना जाता। हम आपको जल्दी जल्दी बता देते हैं कि यहाँ पर महायुति को और महाविकास आघाड़ी को कितनी सीटें यहाँ से मिली है। महाराष्ट्र से भाजपा की हम बात करें तो 132 सीटें भारतीय जनता पार्टी लेती है। एकनाथ जी शिंदे की शिवसेना 57 सीटें उनको आती है और अजीत पवार जी की एनसीपी को 41 सीटें आती है। तो कुल बीजेपी प्लस युति मिलाकर के 235 सीटें महाराष्ट्र में इनके कब्जे में चले जाती है। अब महाविकास आघाड़ी की बात करेंगे तो कांग्रेस मात्र 16 सीटों पर सिमट जाती है। ये बहुत ही कांग्रेस की बुरी तरह हार बोलना पड़ेगा, क्योंकि उतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी और पूरे महाराष्ट्र में केवल 16 सीटों पर समाधान मान लेना होता है। फिर दूसरी बात करेंगे हम कि उद्धव ठाकरे जी जो शिवसेना है तो उनको मात्र 20 सीटों पर समाधान करना होता है। और शरद पवार जी के तो क्या कहने, शरद पवार जी केवल 10 सीटों पर सिमट जाते हैं। अब जनता का ये कहना है कि उद्धव ठाकरे जी और शरद पवार जी के राजनीति का होगा क्या। अब वीडियो के अंत में जाते जाते वहाँ सभी जितने भी उम्मीदवार जो नवनिर्वाचित उम्मीदवार जो चुनाव में जीत कर आए, सभी को हमारे ग्रामीण क्षमता न्यूज चैनल के ओर से ढेर सारी बधाइयाँ। लेकिन बधाइयों के साथ में मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि
कि आपकी जितनी भी लाडली बहनाएं हैं, इन्होंने अपना कर्तव्य निभाया। अब 5 साल कर्तव्य आप लोगों को निभाना होगा, क्योंकि लाडली बहन पर दुख ना आए, उनका परिवार दुखी ना रहे, ये सब बातें आपको सोचना होगा। क्योंकि आप तो सत्ता पर बैठ गए हैं और 5 साल आपको सत्ता का सुख भोगना है। क्योंकि सत्ता के सुख भोगने में कोई भी लाडली बहन अपने भाई को मना नहीं करेगी, किंतु उनके जो पति है, जिनको समय पे रोजगार नहीं मिलता, 2-2 दिन घर में बैठना होता है, बड़े मुश्किल से परिवार को पाला जाता है, वो अपने बच्चों का शिक्षा, स्वास्थ्य, पूरे परिवार के स्वास्थ्य को देखता है, और इतने कम मजदूरी में और कम दिनों में, जो कि उनको कंटिन्यू रोजगार भी नहीं मिल पाता है, बड़े मुश्किल से उस लाडली बहना को और उनके बच्चों को वो पालता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा यही होना चाहिए कि यहाँ का जो महंगाई है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, नौकरी है, इस पर ध्यान देना चाहिए। केवल रोड, नाली, पुलिया ही विकास नहीं होता। यदि परिवार का विकास होता है, बच्चों का एजुकेशन में विकास होता है, या उस बच्चे को नौकरी लग जाती है, तो उनका परिवार सुखी हो जाता है। यह सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम जो आज का हमने जानकारी दिया है, पूरे महाराष्ट्र में हमारे भंडारा और गोंदिया जिले का किसको मिला, कितना वोट, कितना रहा अंतर। तो दोस्तों देखते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।